बिना रसोई के वर्सेस रसोई के साथ बहुओं की जिंदगी। चावला परिवार में सुबह की हलचल शुरू है और घर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। किसी को दुकान जाना है, किसी को कॉलेज तो किसी को स्कूल जाना है। घर की तीनों बहुएं चक्कर घिन्नी की तरह घूम घूम कर सबके काम निपटा रही हैं। अनुष्का, मेरा कुर्ता कहाँ है भाई? आकर जरा दे दो, मुझे देर हो रही है। 2 मिनट में आती हूँ। अनुष्का बच्चों का लंच बॉक्स पैक करती है और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आती है। अलमारी में से कुर्ता निकालकर अजय को देती है और कहती है, ये लीजिए आपका कुर्ता, सामने ही तो रखा था। अच्छा चलिए, आपका नाश्ता तैयार है, आ जाइए जल्दी से। हाँ, आ रहा हूँ। और तुम प्लीज कल से मेरे कपड़े यहाँ पलंग पर रख दिया करो। कितनी बार कहा है कि अलमारी से बाहर निकाल कर रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती है। अनुष्का हाँ में सिर हिलाकर तेजी से नीचे उतर कर आती है और गुड़िया और मुन्नी की चोटी बनाती है। धीरे करो ना मम्मी, दुख रहा है ना। धीरे ही तो कर रही हूँ, तू ही जरा थोड़ी देर गर्दन को एक जगह रख ले। लेकिन नहीं, तुझे तो चारों तरफ देखना है कि कौन क्या कर रहा है। अनुष्का चारों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। करिश्मा गर्मा गर्म पराठे बनाती है और रानी सबके लिए नाश्ते की प्लेट्स लगाती है। भाभी, मैंने चटनी और दही निकालकर टेबल पर ही रख दिया है, आप प्लेट्स लगाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म पराठे उतारती हूँ। करिश्मा, पनीर के पराठे भी बना लेना। गोभी के पराठे खाने में बच्चे नाटक करेंगे। मैंने पनीर फ्रिज से निकालकर बाहर रख दिया है, तुम बस उसमें अपने हिसाब से मसाले मिला लो। सब खाने की टेबल पर आते हैं और बहुएं सबको गर्मा गर्म आलू गोभी और पनीर के पराठे खिलाती हैं। नाश्ता करने के बाद रानी चारों बच्चों को जूते और मोजे पहनाती है। रानी, बच्चों को तैयार किया कि नहीं? आज भी लेट हो जाएंगे वरना। बस जूते ही पहना रही हूँ। तब से क्या काम कर रही थी तुम? जूते तक नहीं पहनाए बच्चों को, हद है। टिफिन तो पैक कर दिए है ना, कि वो भी अभी बाकी हैं? भाभी ने टिफिन भर दिए थे भैया, मैं बच्चों की टिफिन उनके बैग में रख ही रही हूँ। कब रखोगी? जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाएंगे तब। अरे हर काम कितना धीरे धीरे करती हो तुम। एक गिलास पानी दो मुझे। रोज का यही हाल है, 3 बहुएं हैं लेकिन कोई काम समय पर नहीं करती है। काम तो कर ही रही है ना बहन जी, थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है, फिर हर चीज हाथ में भी तो देनी पड़ती है इनको। तीनों भाई और चारों बच्चे तैयार होकर निकल जाते हैं और अब तीनों बहुएं दूसरी मशक्कत में लग जाती हैं। सुमन, मालिनी और भूषण सोफे पर बैठकर सब देख रहे थे। सुबह सुबह बहुओं को अच्छी खासी परेड हो जाती है। रसोई देखो, बच्चों को तैयार करो, टिफिन भरो, इसके बाद दिन भर के काम तो चलते ही रहते हैं। हाँ, रसोई तो संभालनी है और ऐसा कौन सा अनोखा काम करती है। घर के काम करना, रसोई संभालना औरतों का ही तो काम होता है ना। हमने तो हमारे जमाने में बस पत्थर तोड़ना ही बाकी रखा था। 25-50 लोगों का खाना तो यूं ही बना लेते थे हम। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे पति और बच्चों का ध्यान तो रखना ही होगा ना इन्हें। मेरे बेटे बेचारे बाहर भी काम करें, पैसा भी कमाए और घर पर ये उम्मीद भी न करे कि हर चीज हाथ से मिले। ये क्या बात हुई भला? तभी वहां करिश्मा आती है और मालिनी से कहती है, माँ जी, किशोरी और मोहित को उठा दीजिए ना, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी उन्हें। उठ गए हैं दोनों, बस तैयार होकर आते ही होंगे। दोनों का नाश्ता लगा दो तुम, हम दोनों और बहन जी को भी उनके साथ में ही नाश्ता दे देना बहू। मेरे लिए दलिया तो बनाया है ना, या फिर तेल से भरे पराठे ही खाने पड़ेंगे मुझे? आपके लिए दलिया बना हुआ है बुआ जी, आप लोग आ जाइए नाश्ता करने। अब टेबल पर नाश्ते का दूसरा राउंड शुरू होता है। मालिनी, भूषण, किशोरी और मोहित पराठे खाते हैं तो बुआ जी दलिया। फिर से पराठे? आप लोगों की रसोई तो बाबा आदम के जमाने की रसोई है भाभी, कोई नई डिश कभी खाने को मिलती ही नहीं है। कल मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए, ये सब अब मैं नहीं खाऊंगी। भाभी, आज मुझे चाइनीज भेल खानी है, शाम को वही बना देना। और वो जरा अचार की बरनी तो पास करना। नंद और देवर दोनों ऑर्डर पास करते हुए अपना नाश्ता खत्म करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और तीनों बड़े भी अपने अपने कमरों में आराम फरमाने चले जाते हैं। चलो भाई, अब हम लोग भी अपनी प्यारी रसोई में आराम से बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। भाभी, ऐसा लगता है कि ये रसोई ही हमारा असली घर है। 24 घंटों में से 15 घंटे तो हमारी रसोई में ही बीतते हैं। तीनों बहुएं रसोई में ही आलती पालती मारकर बैठ जाती हैं और हंसी मजाक करते हुए चाय और नाश्ता करती हैं। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कचरे वाला आया होगा, मैं कचरा देकर आती हूँ। ये बिना रोज हमारा नाश्ता करने के समय पर ही आ जाता है। भाभी, कुसुम भी आती ही होगी झाड़ू पोछा करने के लिए, मैं कमरों में चादर गिलाफ तय करके आती हूँ।
मैं भी कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ, पूरा कमरा बिखरा कर चले जाते हैं ये लोग। मैं तब तक हॉल और रसोई समेट लेती हूँ। इस तरह मिलजुल कर काम करती हुई तीनों बहुएं सुबह के काम निपटाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से रसोई में आती हैं और दोपहर का खाना बनाने में लग जाती हैं। मालिनी, भूषण और सुमन हॉल में ही बैठकर टीवी देखते हैं। मूंग की दाल, आलू गोभी की सब्जी, रायता और चावल बन गए हैं। बस अब रोटियां सेक लेती हूँ। करिश्मा, तुम माँ जी, बाबूजी और बुआ जी को बुला लो और दुकान पर भेजने के लिए टिफिन पैक कर लो। रघु आता ही होगा लेने। ठीक है भाभी। मालिनी, भूषण और सुमन खाना खाने बैठते हैं और रीना उन्हें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती है। लेकिन खाने में मूंग की दाल को देखकर बुआ जी को ताना मारने का मौका मिल ही जाता है। ये क्या, आज फिर से मूंग की दाल? तुअर की दाल कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई है क्या, या अकाल ही पड़ गया है? तुम लोगों को पता है ना बहू की मूंग की दाल हम रोज रोज नहीं खा सकते। कल ही तो बनाई थी तुमने और आज फिर से वही बना दी। वो कल आप लोग कह रहे थे ना कि मूंग की दाल खाकर पेट हल्का लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि। तुम लोग ज्यादा सोचा मत करो बहू, और जो घर में सालों से चलता आ रहा है ना, बस उसी का पालन करो, ठीक है? ठीक है बुआ जी। खाना निपटता है और तीनों बहुएं फिर से काम करने में लग जाती हैं। अनुष्का सबके कपड़े धोती है, रानी उन्हें सुखाने के लिए छत पर डालकर आती है और करिश्मा बर्तन साफ कर लेती है। तब तक किशोरी और मोहित कॉलेज से वापस आ जाते हैं। भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। ये क्या, मूंग की दाल? अरे मुझे तो सेब का कचूमर बना दो भाभी, मैं दाल नहीं खाऊंगा। भाभी मेरा खाना बाद में लगाना, पहले मुझे ठंडी ठंडी लस्सी बना दीजिए, बाहर तो बड़ी गर्मी है आज। उतनी देर में चारों बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और फिर उनका खाना होता है। इसी में शाम के 4 बज जाते हैं। अरे चाय बना दो बहू, और जरा कड़क बनाना, सुबह की चाय में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था आज। अभी लाई बाबूजी। माँ जी, आपके और बुआ जी को भी ले आऊं क्या साथ में? अरे नहीं भाई, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तब बना लेना। मेरी तो अभी बना लो बहू, कहाँ बार बार चाय बनाती रहोगी। ये लो भाई, अब चाय पर से भी ताने सुनने पड़ेंगे इस घर में मुझे। बहू ऐसा करो, बना ही लो मेरे भी साथ में। 1 कप चाय के लिए 2 बातें कौन सुनेगा? अरे आप तो बुरा मान गई हैं बहन जी, मैंने आपको नहीं कहा था, मैं तो बस अपनी बात कह रही थी। तुम भी ना मालिनी, जरा सोच समझ कर तो बोला करो। बहू को तकलीफ नहीं है बनाने में, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? कर दिया ना बहन जी को नाराज। बहू, बहन जी को जब चाय लगे तब बना कर दे देना, ठीक है? करिश्मा हाँ में सिर हिलाकर चाय रखने चली जाती है। चाय के दौर के बाद तीनों बहुएं रसोई में बैठकर सब्जी सुधारने लग जाती हैं। असली सुकून तो हमें इस रसोई घर में आकर ही मिलता है। मिलजुल कर करो तो सब काम आराम से हो जाता है, लेकिन जब सब करके बिताने पड़ते हैं ना तो बुरा लगता है। और ये खिटपिट तो रोज की बात है भाभी, काम करने में जितनी थकावट नहीं होती है उससे ज्यादा तो तानों और कड़वी बातों से हो जाती है। बुआ जी तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल देती हैं। उनकी देखा देखी बाबूजी भी हमें सुना देते हैं। पतियों और ननंद देवर की तो हम सुनते ही रहते हैं। बस एक माँ जी हमें बख्श देती है। वैसे अच्छा है हम तीनों मिलजुल कर सब काम हंसी खुशी निपटा लेते हैं, वरना अगर हम भी आपस में लड़ने लग जाएं तो बंटादार ही हो जाए। हाँ, इस रसोई ने ही तो हमें आपस में बांध कर रखा है। हंसी मजाक के बीच सब्जियां भी कट जाती हैं और रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। बच्चों को ट्यूशन का समय हो गया है, मैं चारों को तैयार कर देती हूँ, मोहित उन्हें छोड़कर आ जाएगा। सब्जियां खत्म हो गई है माँ जी, आप दुकान पर फोन करके याद दिला देना, वो लोग आते समय लेते आएंगे। बता दिया है बहू, आज सब्जियां आ जाएंगी। तुम लोग सुबह के लिए रात को ही सब्जियां सुधार कर रख लेना। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तीनों बहुएं देर रात तक रसोई में काम करती हैं और सब समेट कर ही सोने जाती हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने जो भी देखा वो केवल आज का नहीं बल्कि रोज का ही सीन है। तीनों बहुओं की जिंदगी बस रसोई के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अगले दिन सुबह, अनुष्का बहू, आज बड़ी बहन जी का फोन आया था, कल वो अपने परिवार के साथ यहाँ आ रही हैं, तुम उनकी अच्छी व्यवस्था कर लेना। ठीक है माँ जी, वैसे कौन कौन आ रहा है उनके साथ, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें? करुणा दीदी, उनके बेटा बहू और पोता पोती आ रहे हैं, 5 लोग हैं। बहुएं मेहमानों के आने की तैयारी कर लेती हैं। अगले दिन जब मेहमान आते हैं तो 5 के बजाय 9 लोग होते हैं। माँ जी ने तो हमें 5 लोगों का कहा था भाभी, ये तो ज्यादा लोग आ गए हैं, अब क्या करेंगे? ये तो सभी बड़े ही हैं, खाना तो कम पड़ जाएगा। हाँ ना, करुणा मौसी की बेटी, दामाद और बच्चे भी आ जाएंगे। ये बात शायद माँ जी को भी नहीं पता होगी। तुम चाय तो रखो, फिर देखते हैं।
तुम चाय नाश्ते की तैयारी देखो, मैं जल्दी से थोड़ा और आटा गूंथ लेती हूँ, 2 सब्जियां भी बना लेती हूँ और साथ में पकौड़ों की तैयारी भी कर लेती हूँ। खाना कम पड़ गया तो इनके जाने के बाद हम पर तानों की बौछार हो ही जाएगी। खीर भी कम पड़ जाएगी भाभी, मैं थोड़ा हलवा और बना लेती हूँ। तीनों बहुएं मिलकर फटाफट सब तैयारी करके मामला संभाल लेती हैं और सबके जाने के बाद राहत की सांस लेती है। सब हॉल में बैठे होते हैं, तब महिमा उनसे कहती है, बहन जी ने तो मुझे बस 5 ही लोगों का कहा था। अच्छा है तुम तीनों ने मिलकर सब संभाल लिया, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अब शादी को इतने साल हो गए हैं तो क्या इतना भी संभाल नहीं सकती? तुम तो ऐसी तारीफ कर रही हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ फतेह कर लिया है। घर में केवल महिमा ही थी जो बहुओं के हर काम की तारीफ करती थी, वरना बाकी सब तो बस गलतियों पर ही मुंह खोलते थे। मेहमानों का आना जाना तो परिवार में लगा ही रहता है, इसीलिए बहुओं को मैनेज करने की आदत भी पड़ गई थी। एक दिन शाम को, मोहित भैया बच्चे तैयार हैं, ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं ना आप उन्हें? भाभी मुझे देर हो रही है, मेरा दोस्त नीचे खड़ा है, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। आज के दिन आप लोगों में से कोई चले जाइए ना। ये कहकर मोहित हवा के झोंके की तरह गायब हो जाता है। तीनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि अब बच्चों को ट्यूशन कैसे भेजेंगे। हम बाबूजी से कह देते हैं, वो लेकर चले जाएंगे आज, या फिर किशोरी को कह देते हैं। हाँ, लेकिन बाबूजी के पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है आज, उन्हें कहना तो अच्छा नहीं लगेगा। किशोरी भी घर पर नहीं है, ऐसा करते हैं आज बच्चों को ट्यूशन की छुट्टी कर देते हैं। हाँ, आज जाने ही देते हैं, कल भेज देंगे। इस तरह उस दिन बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते। तीनों बहुएं फिर से अपने कामों में लग जाती हैं। रात को रसोई में सब काम निपटाने के बाद जब तीनों बहुएं सोने जा ही रही थी कि तभी सुमन हॉल में आती है और कहती है, सुनो जरा, तुम तीनों बहुओं में से कोई मेरे पैरों में जरा तेल से मालिश तो कर दो, आज तो मेरे भी पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। आप कमरे में चलकर लेटिए बुआ जी, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। मैं लगा देती हूँ ना भाभी, आपको सुबह बच्चों को स्कूल भी तो भेजना है। नहीं करिश्मा, आज तूने बहुत काम की है, तो जा मैं देखती हूँ। ये तू जा मैं जा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे पता नहीं है क्या कि काम को टालना चाहती हो तुम लोग? तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक आलसी हो। जाओ, मुझे नहीं लगवाना है तेल वेल। सुमन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अनुष्का उनके पीछे जाती है और उन्हें मनाकर उनके पैरों में तेल लगाती है और मन में सोचती है, दिन भर ऊपर से नीचे करके हमारे पैर भी दुखते हैं, लेकिन किससे कह सकते हैं। तीनों बहुएं रात दिन काम करती जाती हैं और बदले में तारीफ के बदले डांट और ताने ही खाती हैं। ये सिलसिला सालों से यूं ही चलता रहा। अब जब उनके अपने बच्चे उनसे बदतमीजी से बात करते हैं तो उन्हें ये बात खटकने लगती है। एक दिन दोपहर को, मम्मी आपको कहा था ना कि मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, आपने मंगवाई नहीं? मैंने तुम्हारे पापा को कहा था, वो भूल गए हैं शायद। आपको भी तो कुछ याद नहीं रहता है? आखिर दिन भर करती कि क्या हो, आप खाली ही तो रहती हो ना, तो आप ही लेकर आ जाती। ये बात सभी बहुओं के लिए एक वार्निंग होती है। अगले दिन सुबह सुबह विजय पर रानी का गुस्सा फूट पड़ता है। रानी, रानी मेरा रुमाल कहाँ है? टेबल पर ही रखा है, घड़ी के साथ। अगर वहां होता तो मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हें आवाज देता? आकर दिखाओ जरा कहाँ है घड़ी के साथ। बच्चों को तैयार करती रानी तमतमाती हुई ऊपर जाती है और विजय से उलझ पड़ती है। रुमाल वहीं नीचे गिरा होता है। ये क्या है? थोड़ा आसपास भी तो देख लिया करो ना। नीचे गिर गया था लेकिन बिल्कुल सामने ही था। आप तो छोटी सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ये इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही हो तुम? लगता है ज्यादा पर निकल आए हैं तुम्हारे। आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, समझी? आज तो रानी भी लड़ने के मूड में थी। बरसों से उसके अंदर भरा गुस्से का गुबार आज फूटने ही वाला था कि उसे याद आता है कि बच्चों को तैयार करना है। वो बिना जवाब दिए चली जाती है। दोपहर को, भाभी अब बस हो गया है, हमने अब बहुत सुन लिया है, काम भी करो और बातें भी सुनो। ये मैं तो अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तो हमारे बच्चे भी हमसे उसी तरह बात करने लगे हैं जैसे हमारे पति और बाकी लोग करते हैं। मोहित और किशोरी को देखो, हमें भाभी तो समझती ही नहीं है। दोनों दिन भर बस ऑर्डर देते रहते हैं। उन्होंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही होते देखा होगा ना। ऊपर से बुआजी और बाबूजी की जली कटी बातें रही सही कसर पूरी कर देती हैं। हमारी जिंदगी क्या है भाभी? हमारी हालत तो घर में नौकर से भी बदतर है। आजकल तो नौकर भी इतनी बातें नहीं सुनते जितनी हमें सुनाई जाती है। आज रात को ही इस बात का फैसला हो जाएगा। अब हम रात दिन नौकरों की तरह काम नहीं करेंगे। बस अब देखते हैं कि हम काम करना छोड़ देंगे तो क्या करते हैं ये लोग। तीनों बहुएं अब आंदोलन करने के मूड में आ चुकी थी। रात को सब हॉल में इकट्ठा होते हैं और बहुएं अपना निर्णय सुनाती हैं। हम तीनों ने आज ये फैसला किया है कि अब हम कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करेंगे।
आप लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ताने मारते हैं, हम काम भी करें और बातें भी सुने, अब ये मुमकिन नहीं है। हमने आपका हर तरीके से ध्यान रखा है, हमेशा आपकी मेहनत को सराहा है, लेकिन आप लोग हमारे काम की कीमत बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अब कुछ दिन आप लोग घर पर रहकर काम करिए, तब आपको पता चलेगा कि घर के काम करना, घर को संभालना उतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अब आप इसे एक चुनौती की तरह लीजिए और घर को संभाल कर दिखाइए। सभी बड़ी हैरानी से बहुओं की बातें सुनते हैं। सुमन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, इससे पहले ही अजय जोश में आकर कहता है, घर के 2-4 काम कर लियो तो खुद को तोपची समझ रही हो तुम क्या हैं? और घर के काम होते ही कितने हैं, मुश्किल क्या है घर के काम करने में तुम लोगों को? अरे तुम 3 औरतें मिलकर भी अगर ढंग से घर के काम नहीं कर सकती हो तो सबसे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आपका चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि घर को कैसे संभालते हैं और घर के काम बखूबी कैसे करते हैं। और वैसे भी हमें कुछ दिन दुकान से छुट्टी चाहिए ही थी, अब हम भी तुम लोगों की तरह घर में बैठकर आराम करेंगे और एंजॉय करेंगे। तीनों जोश में आकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे पूरा करने के लिए कमर कस लेते हैं। अब जब वो चैलेंज स्वीकार कर ही चुके होते हैं तो बाकी कोई चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, आखिर उनकी भी इज्जत का सवाल था। रात को अनुष्का अजय से कहती है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, तुम कहो तो मैं उठा दूं तुम्हें? तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अलार्म लगा लूंगा और खुद ही उठ जाऊंगा। ठीक है, 2-3 अलार्म सेट कर लो, एक अलार्म से तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी तो बच्चों के स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, मुझे मत सिखाओ तुम। अनुष्का चुपचाप सो जाती है। इधर रानी और विजय के कमरे में भी वही हाल था। बच्चों को स्कूल के लिए तो हम तैयार कर देंगे, लेकिन उनका टिफिन और बाकी सबका नाश्ता और खाना कौन बनाने वाला है? इसकी फिक्र तुम मत करो, हम चारों भाइयों ने आपस में सब तय कर लिया है, जो करेंगे तुम लोगों से तो अच्छा ही करेंगे हम। रानी चादर सिर पर तान कर सो जाती है। अगले दिन सुबह घर का नजारा देखने लायक था। बहुएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और तीनों बेटे हैरान परेशान होकर बाकी सब काम करते हैं। रसोई में ये प्याज काटना तो बहुत बड़ा सिरदर्द है यार, आंखों में कितनी जलन हो रही है। अरे धीरे बोलो भैया, उनमें से किसी ने सुन लिया तो हंसने का मौका मिल जाएगा उन्हें। अरे सही कह रहे हो, मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं, अब तुम दोनों में से कोई आटा मल दो, तो मैं सब्जी छोंक कर रोटियां सेक लेता हूँ। हाँ मैं आटा मल देता हूँ भैया। जैसे तैसे आटा तो गुथ जाता है और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां और कच्ची पक्की सब्जी भी बन जाती है। बच्चों का टिफिन भी पैक हो जाता है। भैया आज तो बहुत देर हो गई है, मैं जल्दी से बच्चों को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। हाँ जल्दी भाग कर जाओ वरना स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे। रोहित बच्चों को गाड़ी के अंदर लगभग धकेलते हुए बिठाता है और गाड़ी फुल स्पीड से स्कूल के रास्ते पर दौड़ने लगती है। आज बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचना इज्जत का सवाल था। घर पर बेटा बच्चे चले गए, अब हमें भी चाय नाश्ता दे दो, तुम्हारे बाबूजी और बुआ जी का नाश्ता करके दवाई भी लेनी होती है उन्हें। ऐसी भी क्या हठधर्मी है भाई, बहुएं देख रही हैं कि बेचारे लड़के कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन नहीं, टस से मस नहीं हो रही। बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं बुआ जी, ये हमारा चैलेंज है, आपकी मदद लेंगे तो इन्हें बोलने का मौका मिल जाएगा। आप फिक्र मत करिए बुआ जी, आज पहला दिन था ना इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, कल से देखना आप हम कैसे सब अच्छे से मैनेज करते हैं। हम ऐसे पूरे घर को संभालें कि ये औरतें भी शर्मा जाएंगी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे नाश्ता बन जाता है और सब मिलकर पोहे खाते हैं। पोहे स्वाद में बिल्कुल ही खराब बने होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप खा लेता है। लेकिन बहुएं कहाँ छोड़ने वाली थी। ये कैसे पोहे बनाए हैं आपने, न नमक सही है न मिर्च, बिल्कुल बेस्वाद बने हैं। चुप करके खाओ बहू, देखती नहीं कितनी मेहनत से बनाई है इसने। पोहे बनाने में कैसी मेहनत बुआ जी, 3 हट्टे कट्टे आदमियों ने मिलकर तो पोहे का भरता ही बना दिया है, कितनी ज्यादा गला दिए हैं। तीनों बहुएं उसी तरह मुंह बनाकर पोहे खाती हैं जिस तरह दाल सब्जी में थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा होने पर सब खाना खाते थे। नाश्ते के बाद एक बर्तन समेटता है तो एक किचन साफ करता है, उतने में कचरे वाला और मेहरी भी आ जाते हैं। हमारा चाय नाश्ता तो एक तरफ रह गया, अब ये काम भी निपटाओ। आप झाड़ू पोछा करवाइए, मैं हॉल ठीक कर देता हूँ। दोपहर का खाना बनाने में भी तीनों भाई 4 घंटे लगा देते हैं और खाने और रसोई घर साफ करने में कुल मिलाकर 6.5 घंटे। अनुष्का मालिनी से कहती है, माँ जी कपड़े भी अभी धोकर सूखने के लिए डालने हैं, कल सबको धुले हुए कपड़े लगेंगे ना, बच्चों के स्कूल के कपड़े भी हैं उसमें। आप ही इन लोगों को याद दिला दीजिए माँ जी, हम कहेंगे तो हम पर चिल्लाएंगे, हम अपने कमरे में जा रही हैं। खाना निपटाकर सभी भाई आराम से बैठे ही होते हैं कि मालिनी आकर सबको कपड़े धोकर छत पर सुखाकर डालने के लिए कहती है और फिर से तीनों काम पर लग जाते हैं।
बार बार ऊपर नीचे करके तो मेरी टांगों में जकड़न सी हो गई है। कपड़े धोने में भी नानी याद आ गई भाई। ये तो है, हम जितना आसान समझ रहे थे उतना आसान नहीं है ये सब, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, वरना ये लोग हमारे सिर पर नाचेंगे। शाम को बच्चों को ट्यूशन के लिए तैयार कर दीजिए और मोहित को छोड़कर आने के लिए कह दीजिए। पता है हमें, तुम जाकर आराम करो, हम भेज देंगे। रानी कंधे उचका कर चली जाती है और विजय मोहित से बच्चों को छोड़कर आने के लिए कहता है। अगले 2 दिन भी यही सिलसिला जारी रहता है और अब तीनों भाइयों को आटे दाल का भाव पता चल जाता है। इधर कमरे में बैठे बैठे तीनों बहुएं भी काफी बोर हो जाती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है, कुछ करने के लिए ही नहीं है। हमारी प्यारी रसोई भी हमसे दूर हो गई है, उसके तो इन तीनों ने हाल बेहाल करके रख दिए हैं। और नहीं तो क्या, पूरी रसोई गंदी करके रखी है, जहाँ देखो वहाँ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। हाय, हमारी रसोई तो हमारी जान है, हमारी सुख दुख की साथी है। खाली बैठकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना हमें टीवी देखने का शौक है और ना ही कुछ पढ़ने लिखने का, ना ही हमें बाहर का कुछ पता है। अकेले कहीं घूम कर आ जाए, हमने तो जिंदगी बस काम में ही निकालती है। काम से हमें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि हम कोई किटी वगैरह चली जाएं। हमारा रसोई घर ही हमारी मनोरंजन का एकमात्र साधन था, अब उसके बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रसोई में काम करते हुए हमारा समय कितना अच्छा बीत जाता था ना भाभी, अब समय ही समय है तो मन ही नहीं लग रहा। लेकिन तीसरे दिन बहुओं पर एक बड़ा सा बम गिरने वाला था, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। मोहित अपने भाइयों से कहता है, जब हम घर में भाभीयों का पूरा काम कर रहे हैं तो हम जो काम करते थे, जैसे बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ना, फल सब्जियां लाना, दवाइयां लाना, ये सब काम तो उनको करने चाहिए ना। अरे बिल्कुल करनी चाहिए, अब तो वही बाहर के सब काम निपटाएंगी, दुकान तो वो लोग संभाल नहीं सकती, लेकिन ये सब काम तो उन्हें ही करने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह बहुओं के लिए इस नियम का पालन शुरू करने का फरमान जारी हो जाता है। आज से तुम में से कोई एक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओगी, ये काम पहले हम करते थे, लेकिन अब तुम्हें करना है। लेकिन हम तो आज तक जब भी गए हैं आपके साथ ही गए हैं, हमें स्कूल कहाँ है ठीक से पता भी नहीं है। पता तो हमें भी कोई रसोई संभालने का नहीं था भाभी, पर फिर भी हम संभाल ही रहे हैं ना। ये रहा स्कूल का पता और ये पैसे, ऑटो करिए और चले जाइए। करिश्मा हिम्मत जुटाती है और स्कूल का पता लेकर बच्चों के साथ निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर आते ही उसे लगता है जैसे वो इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी। उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बच्चों, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही रखना, ठीक है? मैं अभी ऑटो रोकती हूँ। करिश्मा एक रिक्शा रुकवाती है और बच्चों को लेकर उसमें बैठ जाती है। बच्चों को स्कूल छोड़कर वो उसी रिक्शा में वापस लौट आती है, लेकिन इस छोटे से सफर में भी उसको नानी की नानी भी याद आ जाती है। घर आकर, भाभी, हमें तो अकेले बाहर जाने की बिल्कुल भी आदत ही नहीं रही है, मेरे तो हाथ पांव ही भूल गए थे। अब तो सब्जियां और बाकी सामान लेने के लिए मार्केट भी हमें ही जाना है, हमें तो किसी चीज का भाव भी नहीं पता है, कैसे करेंगे हम? बेटों को रसोई संभालने में दिक्कत आती है, वैसे ही बहुओं को भी बाहर के काम करना भारी पड़ जाता है, लेकिन दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुएं अब रसोई के बिना और बेटे दुकान के बिना अधूरा अधूरा सा महसूस करने लगे थे। घर की हालत देखकर सुमन कहती है, मालिनी, तुम तो अपनी बहुओं की बड़ी साइड लेती हो, जरा समझाओ उन्हें कि हार मान लेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैं क्या समझाऊं बहन जी, मेरे बेटे भी तो जिद पर अड़े बैठे हैं। अरे इन लोगों को ये बचपना तो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने हम तीनों की टिकट बुक करा लिए हैं, हम तीनों अयोध्या चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, हमारे आने तक सब पहले जैसा हो जाएगा। तीनों अयोध्या चले जाते हैं। इधर दुकान के साथ साथ घर और बच्चों का नुकसान होने पर भी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तीनों बहुएं बारी से बारी बाहर के काम कर ही रही थी, लेकिन आदत न होने के कारण गलतियां हो ही जाती थीं। एक दिन, अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है भाई, सच में घर चलाना इतना आसान नहीं है। सही है, लेकिन हम अगर इस बार हार गए तो ये तीनों जिंदगी भर इसी बात का ताना देती रहेंगी। यही हाल बहुओं का भी था। कौन सी मनूस घड़ी में हमने ये शर्त लगा ली थी, अब तो ना उगलते बन रही है ना निकलते। अगर हम हार गए तो ये लोग तो ताने ही मारेंगे ही, हमसे डबल काम भी करवाएंगे। एक दिन अनुष्का और करिश्मा बाजार से सामान लेकर लौट रही होती हैं। रास्ता क्रॉस करने की हड़बड़ी में करिश्मा एक बाई से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट आती है। अनुष्का लोगों की मदद से उसे घर लेकर आती है। अरे शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। रोहित, चलो पहले करिश्मा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। करिश्मा की हालत देखकर सभी घबराए हुए होते हैं। ड्रेसिंग करके करिश्मा घर वापस आती है। अगले दिन सुबह ही मालिनी, सुमन और भूषण भी अयोध्या से लौट आते हैं। पूरे घर पर एक नजर डालकर सुमन कहती है, देखो,
घर खासकर रसोई की हालत देखकर एक बात तो अब तुम सबको समझ में आ ही गई होगी कि घर को व्यवस्थित रखना भी एक बड़ा काम है। मैं तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी थी। अरे अब तुम तीनों भी जिद छोड़ो और इस बात को स्वीकार कर लो। करिश्मा के एक्सीडेंट के बाद बहुओं को भी अब ये समझ में आ ही गया होगा कि उनके पति बाहर के काम संभाल लेते थे तो कितनी सहूलियत थी। अब तुम लोग बताओ, क्या सीखा तुमने? हमने तो ये सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाने के लिए दोनों पहियों का बराबर महत्व है। हमने भी ये सीखा कि हमारे पति कई बातों में हमारा साथ देते थे। वैसे इस बात को तो हम पहले भी समझते थे। हमें आप लोगों से बस यही उम्मीद थी कि आप लोग भी हमारे काम को समझे, हमें सराहें। सही है भाभी, हम भी अब घर के कामों में कोई नुक्स नहीं निकालेंगे और जो काम हम अपने आप भी कर सकते हैं खुद ही करेंगे। अब हम भी बाहर के जो काम कर सकती थी उनका बोझ आप लोगों पर न डालते हुए खुद ही करेंगे, ताकि हम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल सकें। ये हुई ना बात। अब तो दोनों पार्टी अपने अपने कामों पर लग जाओ। इस शर्त में दोनों की जीत भी हुई है और हार भी। आज हम पूरे 2 हफ्तों बाद दुकान जाएंगे, सोचकर ही खुशी हो रही है। और हम अपनी प्यारी रसोई में, जिसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए थे। अब चावला परिवार का सीन बदल जाता है और बड़े से लेकर तो बच्चे तक सब मिलजुल कर हंसते खेलते काम निपटाते हैं। तीनों बहुओं का अपनी रसोई से रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाता है।